हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हम यूपीएससी प्रीलिम्स के आ, समुद्र मंथन या विश्लेषण, एक समग्र विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जैसे हमने बात की थी हमारा जो सिलेबस क्या है यूपीएससी प्रीलिम्स में। सिलेबस के बाद में हमने बात की थी कि हमारी कट ऑफ किस तरह से रहती है और हमें कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए हमारी। और इसी संबंध में हमने पॉलिटी का, जैसे मैंने कहा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यूज डिस्कशन के लास्ट वीडियो में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ सके। उसके बाद में हमने इंडियन इकोनॉमी की बात कर ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री में किस तरह के सवाल और कहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री एंड जो नेशनल मूवमेंट है, क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया गया है नेशनल मूवमेंट को। जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री का जो नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है ना, वो आपके लिए पूरा का पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसमें से ये पढ़ लेना या वो पढ़ लेना, वो आपको पूरा पढ़ना है और वहां से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है कि 15 से 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। एवरेज अगर एक लगाए तो शायद 2022 में भी हमें 16-17 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से देखने को मिले थे। अब हिस्ट्री को थोड़ा सा हम बांटें, अगर एंशियंट एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मिडाइवल की अगर हम बात करें, मिडाइवल मध्यकालीन भारत, और आ जाता है मॉडर्न, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो एंशंट इंडिया, ये तीन बड़े पोर्शन हमारे हमें नजर आते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है, तो उधर आपको मेंस के रिगार्डिंग पढ़ना है। और हमने वर्ल्ड हिस्ट्री वाले जो मेंस का समुद्र मंथन वीडियो किया था, उसमें भी हमने देखा था कि वो वहां पर भी कुछ जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उन पर हमने फोकस किया था कि ये ज्यादा हमें पढ़ लेने हैं। विश्व युद्ध हो गया, कुछ क्रांतियां हो गई, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो एंशंट इंडिया का पार्ट तो बहुत बड़ा है। देखिए, पहले पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण है, नव पाषाण काल है, फिर हड़प्पा सभ्यता भी आता है, वैदिक काल आ जाता है। ठीक है, इसमें उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आ गया। फिर महाजनपद काल है, मगध साम्राज्य का उदय होता है, बहुत सारे वंश है, हर्यक वंश है, बिंबिसार वगैरह के जो हैं, और भी जैसे बहुत सारे वंश हो गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें महाजनपद काल के बाद, जब मगध साम्राज्य का उदय हो जाता है तो मौर्य काल आ जाता है। मौर्य काल में अशोक है, अशोक काफी महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से अशोक के बाद, मौर्य काल के बाद जो वापस से साम्राज्य बट जाता है, मौर्योत्तर काल आता है, बहुत सारे वंश आ जाते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश, इंडो ग्रीक आते हैं, शक आते हैं, पार्थियन आते हैं, कुषाण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सातवाहन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश है। मैं सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते समय हम किन किन चीजों को ज्यादातर पढ़ते हैं। फिर गुप्त वंश आ जाता है, उसके बाद में वापस से गुप्तोत्तर वंश आता है जिसमें पल्लव, चालुक्य, है ना, ये सारे वंश आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पूर्व मध्यकाल आ जाता है, सामंतवादी जैसी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। इतनी सारी चीजें हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पूरा पाषाण काल वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको मिल गया हो, लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा तवज्जो उन टॉपिक्स पर दूंगा जिनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह आपकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो यह एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एंशियंट हिस्ट्री से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। साइट्स, इसकी जो वेरियस साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, वहां पर किस पर क्या मिला ये भी आपको थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए। तो अगर कौन सा उद्योग स्थल कौन कौन से रहे, कारखाना कहाँ कहाँ पर पाया गया, ठीक है, अन्न के प्राथमिक प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, गेहूं का कहाँ मिला, चावल का कहाँ मिला, तो ये सारी चीजें कुछ महत्वपूर्ण है। उस तरह का समाज क्या था, वहां पर जो धर्म था, वहां की धार्मिक स्थिति किस तरह की थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा
कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो हिस्ट्री पढ़ने के दौरान यूपीएससी के लिए, ना कि कोई वनडे एग्जाम एसएससी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम, यूपीएससी के लिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किसी काल विशेष का, किसी काल की जब आप बात करते हैं, जैसे मौर्य काल की आपने बात की, तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं, वहां की राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था, और या मैं कहूं वहां का प्रशासन और प्रशासनिक संरचना। यानी वहां पर जो राजत्व की अवधारणा है वो किस तरह की रही, कौन कौन से मुख्य राजा रहे, है ना, उनके द्वारा कौन कौन सी नीतियां लागू की गई, ये सारी चीजें। और प्रशासन में वहां पर किस तरह के मंत्री रहे, कितने डिपार्टमेंट होते थे, क्या कौन कौन से मंत्री होते थे, उनके नाम, अलग अलग नाम क्या होते थे, इस तरह की चीजें, ये शब्दावलियां आपको याद होनी चाहिए। प्रशासनिक संरचना का मतलब कि जो, जैसे हमारे अभी वर्तमान में क्या है, पंचायत है, फिर ऊपर के स्तर पर हम देखते हैं कि राज्य है, फिर केंद्र है, तो ये जो हायरार्की चलती है, वो हायरार्की कैसी थी, प्रशासनिक इकाइयों की बात कैसी हुई, भाई ग्राम होता था, फिर ग्रामों का समूह हुआ, फिर जनपद आया, फिर महाजनपद हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर साम्राज्य हो गया, तो कौन कौन से काल में किस किस तरह की प्रशासनिक संरचना हमें देखने को मिलती है, ये आपको पता हो। फिर आपको सामाजिक स्थिति पता हो, सामाजिक स्थिति, समाज की स्थिति उस पर्टिकुलर काल में क्या रही थी, पिछले काल से इस काल में कौन कौन से चेंजेस आए। हिस्ट्री नाम ही है चेंजेस को समझने का, जो दो कालों के बीच में जो चेंजेस आते हैं वो क्या क्या चेंजेस रहे और उन्होंने किस तरह से प्रभावित किया। सामाजिक स्थिति आपको पता हो, धार्मिक स्थिति कैसी थी वहां पर, वहां का धर्म किस तरह का था, आडंबर से मुक्त था या आडंबर बहुत ज्यादा थे उसमें। उत्तर वैदिक काल से हम देखते हैं कि हमारा जो धार्मिक परिदृश्य चला रहा था उसमें आडंबर बहुत ज्यादा हो गया, आस्था जैसी स्थिति बहुत ज्यादा हो गई। पहले का जो धर्म था वो भौतिकवादी धर्म था, ठीक है, वो अपने कुछ फायदे के लिए पूजा किया करते थे, लेकिन बाद में बहुत ही ज्यादा आडंबर युक्त उसे बना दिया गया। धार्मिक स्थिति की आपको बात हो, फिर आपको सांस्कृतिक संरचना भी पता हो। संस्कृति में एक तो ये भी समझ सकते हैं कि सामाजिक स्थिति किस तरह से प्रभावित हुई, हमारी वेशभूषा, हमारी बोलियां, है ना, हमारे संस्थानों का तरीका, और इसके अलावा सांस्कृतिक में कला के जो पक्ष के कौन से काल में चैत्य विहार स्थापत्य वहां पर किस तरह के रहे, चित्रकला का कोई विकास हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की कल्चरल स्थितियां भी हमें देखने को मिलती है। तो हमने क्या क्या देखा, फिर सबसे बड़ा आर्थिक पक्ष, आर्थिक डेवलपमेंट किस तरह के रहे उस काल में, पर्टिकुलर काल में कोई जो महत्वपूर्ण राजा रहा उसकी नीतियां किस तरह की रही, ये सारी चीजें, इस तरह के एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, तो इन चीजों को हमें देखना होता है और इन्हीं चीजों से हमारे क्वेश्चंस बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड पर। तो हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी अब हम क्या कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक पक्ष हमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ पाता क्योंकि बहुत ज्यादा साक्ष्य वहां पर है नहीं। आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो हमें भवन नजर आते हैं, शहरों का जो डिवाइडेशन हमें मिलता है, तो हम देखते हैं कि कोई एक बड़ा वर्ग रहा होगा, कोई आम लोग रहे होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह की रही होगी। सामाजिक स्थिति में भी इस तरह की बात कर सकते हैं, हो सकता है जो ऊपर रहते हो वो अधिकारी वर्ग रहा हो या शासक वर्ग रहा हो, नीचे वाली आम जनता रही हो, और महिला पुरुष संबंध किस तरह का रहा होगा, महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी, ठीक है, विवाह की क्या स्थिति, विवाह जैसी संस्था की हुई होगी या नहीं होगी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा है कि हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा स्रोतों से बहुत ज्यादा प्रूफ हमें नहीं मिले, हम कुछ कह नहीं सकते, तो उनके बारे में ये स्थितियां हो सकता है कि थोड़ी क्लियर ना हो। तो जो चीजें विवादास्पद है उनके बारे में आपसे पूछा भी नहीं जाता, जो चीजें क्लियर है उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, उसके बाद में वैदिक काल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैदिक काल हमने देखा, जो धार्मिक परिदृश्य हम देखने की कोशिश करते हैं, तो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल मतलब इसमें जो ऋग्वैदिक काल है वह भी है, और जो उत्तर वैदिक काल है बाद के 3 ग्रंथ है उनके भी बारे में बात है। 2 पीरियड इसको हम मान सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एक तो क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये वाला काल है ना धार्मिक परिदृश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि राजनीतिक परिदृश्य से। इसमें ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ हमारे धर्म में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको के हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ रहे, वेदों के अलावा क्या रहा, उपनिषद किस तरह के रहे, धार्मिक परिदृश्य कैसा था, ऋग्वेदिक काल में समाज की स्थिति क्या थी, तो जब धार्मिक चेंजेस हुए तो उत्तर वैदिक काल में क्या स्थितियां हो गई, स्त्रियों की स्थिति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें ध्यान देनी होती है। विभिन्न ग्रंथों की बात पूछी जाती है आपसे, वैदिक काल से संबंधित जो ग्रंथ हैं, इस तरह के क्वेश्चन वैदिक काल से हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें महाजनपद काल की। महाजनपद काल, महाजनपद काल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखें जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में, उनकी राजधानी के बारे में, और जो कुछ महत्वपूर्ण रहे उनके शासक के बारे में। ठीक है, अवंती है, मगध है, इस तरह की जो चीजें हैं, यहाँ पर कौशल है, तो यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण रहा। तो महाजनपद की कुछ राजधानियां आपको याद रहे, शासक याद रहे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें इस काल में, दो धर्म आए, जो दो धार्मिक संप्रदाय है, धार्मिक पंथ आए, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। अगर आप मुझसे पूछे कि एंशंट इंडिया पढ़ते समय सबसे ज्यादा तवज्जो, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा बार कौन सा टॉपिक पढ़ा जाना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िए, और आप सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार और कंसिस्टेंटली पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है, क्योंकि ये हाईलाइटेड रहती है चीजें। यहाँ से बहुत ज्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो उनके बारे में, बौद्ध बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में, तो वो सारी चीजें वहां पर किस तरह की कलात्मक डेवलपमेंट भी हुए, यहाँ से तो आपको सब कुछ ही पढ़ना है। जैसे धार्मिक एक विकास होता चला वो भी पढ़ना है, और उस धर्म के द्वारा जो पर्टिकुलर धर्म हुआ, फिर हमें स्तूप बनाने शुरू हुए, ठीक है, चैत्य और विहार जैसी चीजें निकल कर आई, तो उनके बारे में आपको जरूर यहाँ पर पता होना चाहिए। कला भी पता हो, इनका कॉन्सेप्ट भी पता हो, कला पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, समाज में किस तरह का प्रभाव पड़ा, जो ओवरऑल 360 डिग्री पढ़ना है वो ये दोनों धर्म आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट तो है ही। फिर हम बात करें, इसको मिटा देते हैं, मॉडर्न और मिडाइवल की थोड़ा बाद में बात करते हैं। फिर अगर जैसे आपने कहा, अब थोड़े जो दो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मौर्य काल और गुप्त काल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होते हैं, मौर्य काल और गुप्त काल। और कौन से, ये सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए इसके बारे में, इन दोनों कालों के बारे में। ठीक है, फिर मौर्योत्तर काल और जो गुप्तोत्तर काल है, इनमें आपको क्या करना है, इनको बहुत ज्यादा रटना तो नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर कालों में आपको ये पता हो कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश थे, उनके कुछ प्रमुख राजा रहे, उनके बीच में कोई थोड़ा प्रमुख युद्ध हुए, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमें जानकारी कहाँ से मिलती है इन चीजों के बारे में, अध्ययन स्रोतों के बारे में भी आपको चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर अध्ययन स्रोतों से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह की चीजें आपको मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत रखनी है। यहाँ पर इनको ओवरऑल कवर करना है, इनका राजनीतिक पक्ष भी कवर करना है, किस तरह का शासन व्यवस्था थी, किस तरह के मंत्री रहे, कितने विभाग हो गए, ठीक है, प्रशासनिक संरचना, राज्य के स्तर पर या साम्राज्य के स्तर पर राजा होता था, तो जो राज्य स्तर होता था, प्रांत होता था, वहां पर जो मुखिया कौन होता था, किस तरह के मंत्री या परिषद काम करती थी, उसके नीचे जो जनपद या महाजनपद स्तर पर देखा जाए तो वहां पर कौन था, ग्राम स्तर पर मुखिया वगैरह कौन होते थे, उनको क्या कहा जाता था, ये संरचना आपको सारी, ग्राम में मुखिया के अलावा और कौन से अधिकारी होते थे, उनके शब्दों के बारे में आपको पता हो, कौन से अधिकारी का क्या काम होता था, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इन्हों जो बड़े बड़े शासक हुए, जैसे यहाँ पर
अशोक एक बहुत बड़ा नाम है। अशोक की धम्म नीति अगर आपको पता नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं है। अशोक की धम्म नीति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रभाव किस तरह से पड़ा। अशोक ने जो वेरियस अभिलेख अशोक के मिले हैं, वृद्ध अभिलेख हो गए, स्तंभ अभिलेख हो गए, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। गुप्तोत्तर काल में भी या गुप्त काल में भी जो चंद्रगुप्त थे या समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको उनकी जो दक्षिण विजय से लेकर पूरे भारत की जो विजय यात्रा थी उसके बारे में, नीति किस तरह की रही उनकी, है ना। जो जब उन्होंने विजय की तो क्या उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया तो क्यों, उनकी क्या नीति थी उनके संबंध में, और उसका प्रभाव किस तरह से पड़ा, किस तरह से वो एक महान शासक रहे, उनके महत्वपूर्ण युद्ध आपको पता हो, ठीक है। और इस काल के वही प्रशासनिक संरचना और इन सब नीतियों का इन्होंने आर्थिक सुधार किस तरह से किए, आर्थिक नीति में आ जाएगा। उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा। धर्म से किस तरह से संबंधित रहे ये लोग, अशोक के बारे में धम्म नीति है, उसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य हमें समझ में आ जाएगा। और कला के विकास में इन्होंने किस तरह का योगदान दिया, गुफा वास्तुकला हो गई, चैत्य विहार वगैरह हो गए, स्तूप निर्माण हो गया, या किस तरह से कला के विकास में इन्होंने योगदान दिया, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी होती है हिस्ट्री पढ़ते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी किसमें, एंशियंट इंडिया के अंदर। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे तो ये सब आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। फिर अगर हम बात कर जाते हैं मिडाइवल की, मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकाल में पहले तो जो महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा मध्यकाल के जो आक्रमणकारी वगैरह रहे, इस्लामिक आक्रमणकारी, तो आक्रमणकारियों के बारे में बात कर ली जाए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन यह आता है। फिर अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य आपको मिलेगा बीच में, विजयनगर साम्राज्य। अच्छा, मैंने एक चीज आपको एंशिएंट में नहीं बताई, जो संगम काल है, संगम काल कल्चरल परिप्रेक्ष्य से, कल्चरल प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगम काल का जो साहित्य है, साहित्य वाली चीजें वहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। किस तरह से साहित्य, कौन कौन सी प्रमुख बुक्स हैं उनके, कौन कौन से ग्रंथ हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, संगम काल में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, कौन कौन से राजाओं ने उन्हें संरक्षण दिया, मतलब में कौन से वंशों ने, कहाँ पर हुआ, इस तरह का जो साउथ में हुआ था तमिल में वहां पर, उसके बारे में। और एक हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य में, बहमनी साम्राज्य, ये इतना पार्ट हम देख सकते हैं किसमें, मिडाइवल में। क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, अगर हम एंशिएंट की बात करें तो क्वेश्चन आप समझ सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर साल दिख जाते हैं, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन। अगर आप मध्यकाल की बात करोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के लिए इतना सारा नहीं पढ़ना चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। जब आपको बताई जाती है कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपके सामने कुछ स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो 100% मुझे मत मानिए, थोड़ा सा अपने समय के अनुसार, आपकी स्थिति क्या है अपनी तैयारी को लेकर उसके अनुसार, और आपका माइंड किस तरह से चीज़ों को ग्रास्प करता है, किस तरह से आप चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं। हो सकता है किसी को एक ही बार पढ़ना पड़े, अच्छी तरह से याद हो जाता है, हो सकता है कोई 2 बार 3 बार पढ़े तो वो थोड़ा बहुत संभाल के रख सकता है। तो अपने अनुसार चीज़ों को मॉडिफाई कीजिए, लेकिन इन टॉपिक्स को जरूर पढ़कर जाइए। अब किस तरह से और कब पढ़ना है, अब मैं आपको कहूँ कि सुबह 9:15 पे ये वाला टॉपिक पढ़े, शाम को 7:10 पे ये वाला पढ़े, तो वो काम नहीं करेगा। मैं आपको टॉपिक्स बता सकता हूँ, टाइम आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। जैसे लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, सुबह उनसे जल्दी नहीं उठा जाता। तो लेकिन अगर वो रात को लेट तक पढ़ के भी सफल हो पा रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है ना। हमें हमारे अनुसार थोड़ा सा चीजों को ढालना चाहिए।
अब सही क्या है गलत क्या है उस पर डिबेट नहीं करेंगे, अभी आप किस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो अपने सपने के पीछे जाने को लेकर, वो वहां पर आपको काम करना है। ठीक है, तो मध्यकाल में आक्रमणकारी वाला जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महमूद गजनवी वाला, मोहम्मद गोरी वाला, ये थोड़ी सी चीजें अगर आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हमें नजर आते हैं, गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर लोधी वंश है, फिर सैयद वंश है, और सॉरी लोधी तो लास्ट में है, गुलाम है, सैयद गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है और लोधी है ना। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कुछ अगर शासकों को आपको पढ़ना पड़े, सारों को नहीं पढ़ना है। अगर गुलाम वंश में मैं बात करूं तो आप ऐबक को थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट था दिल्ली सल्तनत में शासक। और ऐबक के बाद इल्तुतमिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश से एक आध क्वेश्चन हमें देखने को भी मिलता है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इल्तुतमिश के अलावा बलबन महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इन्होंने मेजर चेंजेस किए शासन व्यवस्था में, तो यहाँ पर इनकी नीतियां इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एकमात्र महिला शासिका में देखने को मिलती है, तो रजिया सुल्ताना भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें खिलजी वंश में, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप उसकी राजनीतिक विजयों की बात कर लीजिए, चाहे उसके आर्थिक सुधार की बात कर लीजिए, ठीक है, उसकी दूसरी नीतियों की बात कर लीजिए, धर्म को थोड़ा राजनीति से अलग करने के बारे में उसके प्रोस्पेक्ट्स देखिए, आप उसके पक्ष देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। और लोगों पर सेना में किस तरह से सुधार किए, बाजार व्यवस्था के सुधार उसके, है ना, कृषि में उसने सुधार करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक अगर मैं कहूँ अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें तुगलक वंश में, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत विद्वान, लेकिन चीजों का क्रियान्वयन नहीं कर पाता है, तो कहीं पर सनकी और पागल शासक जैसी बातें की गई, लेकिन बहुत सारी नीतियां हमें पता होनी चाहिए, इसके काम पता होने चाहिए, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। फिरोज शाह तुगलक थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में बहुत महत्वपूर्ण कोई शासक है नहीं, और लोधी में भी मुझे नहीं लगता कि कोई महत्वपूर्ण शासक है। अगर आपको थोड़ा ठीक लगे तो इब्राहिम लोधी का देख लीजिए, क्योंकि वो अंतिम शासक था, और अंतिम शासक था, उसके बाद में चीजें मुगलों के पास आ गई। मुगल काल में अगर हम बात करें, मुगल काल के, अच्छा ये तो शासक हुए, फिर हम मिडाइवल का ओवरऑल भी देखेंगे कि कहाँ पर क्या ध्यान देना है। मुगल काल में कोई दिक्कत नहीं है, अकबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकबर के बाद में औरंगजेब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जरूर पढ़े। शाहजहां क्योंकि ताजमहल बनवाया था, तो कल्चरली जब हम बात करते हैं तो शाहजहां की बात आती है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। अकबर ने मेजर चेंजेस किए शासन व्यवस्था को लेकर, नए नए प्रयोग उसने किए, और उसको एक बहुत लंबा पीरियड भी मिला शासन करने का। तो और इसके अलावा बीच में यहाँ पर क्या आ जाता है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, बहमनी को आप इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा सा, विजयनगर साम्राज्य को इग्नोर मत कीजिएगा। खासकर जो कृष्ण देवराय वाला सेकंड, कृष्ण देवराय सेकंड वाला जो पार्ट है, वह अगर हम देखें तो उस तरह से भी विद्वान थे और एक बेहतर राजा भी थे। तो इस तरह की चीजें, ये तो है कुछ महत्वपूर्ण शासकों की अगर मैं बात करूं तो मिडाइवल के अंदर। उसके अलावा सूफी आंदोलन या सूफी पंथ और भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूं इन शासकों के साथ साथ आपको मध्यकालीन भारत के संस्कृति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला में किस तरह के चेंजेस हुए, अकबर के शासन में स्थापत्य कला कैसी रही, है ना, और उसमें किस तरह के चेंजेस होते गए समय के साथ में। सूफी आंदोलन, चित्रकला किस तरह की रही, चित्रकला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चित्रकला आप देखेंगे तो जहांगीर से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इस समय की यहाँ की भी, यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो संस्कृति पर ज्यादा ध्यान देना है मध्यकालीन भारत की पर, संस्कृति पर ध्यान दीजिए। इनके जो संत होते थे, सूफी संत या भक्ति आंदोलन के जो संत हैं,
वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये वाला पोर्शन संस्कृति का, इसमें साहित्य की बात कर लीजिए, स्थापत्य कला की बात कर लीजिए, ये दो पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्रकला वगैरह को आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं संस्कृति में। और संतों के बारे में पता हो, उनके कुछ जो मेजर विचार हैं प्रमुख प्रमुख, उनके बारे में पता हो, तो यहाँ से काम हो जाएगा। बाकी एक दो क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे कहा अगर आपको ठीक लगता है तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न इंडिया में क्या है देखिए, आप सिलेबस में ही देखेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है, ये तो आपको बिना किसी रोक टोक के पूरा पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर करना है इसको, है ना। और चीजें याद रटनी है थोड़ी बहुत चीजें। इसके अलावा जो कंपनी, जैसे यूरोपियों का आगमन था, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आप ये चीजें याद रखिए कि कौन सी कंपनी की फर्स्ट जो फैक्ट्री लगी थी कहाँ पर लगी थी, ठीक है। फ्रांस की, और भी जो डच आए थे, इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई थी वो कहाँ पे लगाई गई थी। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मैच के अंतर्गत आपको मैचिंग के लिए पूछ लिया जाए। इसके अलावा ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक काल था ना, हम पर जो उन्होंने राज किया, औपनिवेशिक काल, और इसे जैसा कि आपको पता है तीन कालों में हम बांटते हैं। पहला वाणिज्यिक काल, वाणिज्यिक काल, दूसरा हम देखते हैं औद्योगिक काल है, और तीसरा हम देखते हैं वित्तीय काल है। तो इन कालों में किस तरह की नीति रही ब्रिटिश कंपनी की, उनका समाज पर क्या प्रभाव रहा, विभिन्न जो गवर्नर जनरल रहे, वायसराय रहे, उनकी क्या नीतियां रही, उनके व्यक्तित्व को लेकर भी, है ना, इसके बारे में आपको पता हो। ये सारे, इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापारियों की स्थिति किस तरह की बनी, ये सारी चीजें आपको पता हो। दूसरा, इसमें जो ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति किस तरह की रही, शिक्षा नीति, और जो हमारा ओवर द पीरियड जो संवैधानिक विकास होता गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक, जो संवैधानिक विकास होता गया, मुझे लगता है हमें इसे मॉडर्न इंडिया पढ़ते हुए बीच में रेगुलर टाइम टू टाइम इसे तैयार करना चाहिए, ना कि इंडियन पॉलिटी के शुरुआत में कुछ फैक्ट्स रखने चाहिए। इसे हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में, इन चीजों के बारे में आपको पता हो। राष्ट्रीय आंदोलन में सब आ जाता है, कांग्रेस आ जाती है, और गांधी जी का जो आंदोलन है, महात्मा गांधी के बाद वाला टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उस वक्त गांधी जी के साथ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अगर उससे थोड़ा पहले की बात करें, कांग्रेस का नरम दल गरम दल, किस तरह की नीतियां रही, है ना, कौन से, जैसे दादा भाई नौरोजी का आर्थिक योगदान किस तरह का रहा, क्या क्या रिसर्च उन्होंने किए, और भी जो महत्वपूर्ण पर्सनेलिटी थे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, लाला लाजपत राय हैं, भगत सिंह है, जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके बारे में आपको चीजें पता हो। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन जितने भी हुए हमारे, 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले या बाद में जनजातीय आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होगी तो आपका इंडिया, मॉडर्न इंडिया वाला काम बनेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलता है, और आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर इतना बड़ा पार्ट आपके पेपर में पूछा जाता है इससे, तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये था हमारा हिस्ट्री का डिस्कशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आएगी, और आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हुए अब अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पहली स्टेज है, और अगर पहली स्टेज नहीं पार होगी तो आगे बढ़ने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। और अब समय बहुत कम बचा है, 28 मई को 2023 आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो अब आपको बहुत ही ज्यादा टारगेटिव होने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और सुरक्षित रहिए, कोविड का जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसका पालन जरूर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।